Well, so I'll just quickly hand it over to Ghazi Salahuddin Sahab. जी We बिल्कुल can बिल्कुल just directly jump into the conversation and बिल्कुल बिल्कुल have a बहुत great शुक्रिया time. बहुत Okay, शुक्रिया। thank you. और थोड़ी सी हलचल कम हो, ज़रा सी खामोशी हो, क्योंकि हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। हम सलमान खुर्शीद साहब को इस कराची लिटरेचर फेस्टिवल में वेलकम करते हैं। और आप ये देखिए कि सलमान खुर्शीद साहब यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं हमारे किसी और मुल्क से, उनमें इनकी एक नुमाया हैसियत है। और सलमान खुर्शीद साहब का ताल्लुक़ यूपी के ज़िले फ़र्रुखाबाद के रूलिंग क्लास तो नहीं ना कहूँ ना कह दें, अच्छा, बहुत ही मुक़्तदर शख्सियत हैं और मुक़्तदर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। और हम बात कर रहे हैं इस किताब की। आपने देखा कि इस लिटरेचर फेस्टिवल में कई किताबों की लॉन्चिंग हुई और उनमें से कई किताबें ऐसी हैं जिनको शाये हुए काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन ये वो किताब है जो ताज़ा है और इस किताब का मौजू भी ताज़ा है। और उस पर हम बात करेंगे सलमान खुर्शीद साहब से, जो कि हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम लीडर हैं और अपने मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। ये सलमान खुर्शीद साहब, ये किताब जो मैंने पढ़ी, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत मुतासिर हुआ आपकी इल्मियत से। और आमतौर पर सियासतदानों पर ये शुबा नहीं किया जाता कि वो इस कदर अच्छी तरह और इस कदर कहना चाहिए कि आपकी एनालिसिस और आप की थॉट्स जो होंगी वो इतनी रिफाइंड और प्रोफाउंड होंगी। तो आप पहले तो ये बताएं कि इस किताब को लिखने का जो मकसद दिखाई देता है और जिसका ज़िक्र आपने किया है, वो है कि गुज़िश्ता इंतख़ाबात में 2014 के कांग्रेस पार्टी को जो एक बहुत ही खौफनाक भी कह सकते हैं शिकस्त हुई, तो वो क्यों हुई। तो ये एक तरह की इंट्रोस्पेक्शन है जो कि मेरे ख़्याल में बालिग़ सियासतदानों को ज़रूर करनी चाहिए कि भाई ये फ़लाँ चीज़ हुई तो क्यों हुई, उसकी वजूहात क्या हैं। तो ये वो इंट्रोस्पेक्शन है। तो मैं पहले तो आपसे ये सवाल करूँगा कि क्या कांग्रेस की पसपाई कैरिस्मेटिक लीडरशिप, डायनेस्टिक लीडरशिप की पसपाई है या कोई और इसकी वजूहात? देखिए, मेरा मकसद इस किताब को लिखने का यकीनन ये था कि पिछले हम लोग 10 साल तक इक़्तिदार में थे। पहले 5 साल बहुत कामयाब रहे और वही शायद वजह थी कि हमको और अच्छी कामयाबी मिली जो चुनाव हुए उसमें, इलेक्शन में, इंतखाब में। और उसके बाद फिर 5 साल लगातार हम लोग फिसलते गए और आखिर को हमको वो दिन देखना पड़ा जिसमें 44 के नंबर पर हम पहुँचे हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में। शायद इसको ना हम पूरी तरह समझ पाए और ना ही हमको हराने वाले इस बात को समझ पाए। और ताज्जुब इस बात का है कि जो जीतने वाले हैं वो भी शायद इस बात को नहीं समझ पाए। हम ये मानते हैं कि माहौल मुल्क में बहुत तेज़ी से बदल रहा था। लोगों का ये कहना है कि हमारी इलेक्ट्रेट जो है वो एक बड़ी जवान इलेक्ट्रेट है। करीब 65% हमारे यहाँ 35 साल की उम्र से कम के लोग हैं। और उनकी एक ख्वाहिश ये थी, और शायद ये पाकिस्तान में भी पिछले इलेक्शन में शायद ये बात नुमाया हुई थी कि नौजवानों की ख्वाहिश थी कि कुछ बदलना चाहिए। अब बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया और हमारी निज़ाम में कुछ ऐसी तब्दीली आए कि हमारी ज़िंदगी में हमको और नए मौके मिल सकें। और उस वक्त एक नया चेहरा सामने आया और उस चेहरे ने उन्हें मुतासिर किया
और कैंपेन अपना ऐसे चलाया जैसे एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन चलता है। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हम लोग पार्लियामेंट्री कैंपेन लड़ रहे थे और हमारे मुखालफिन एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ही नहीं था। मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने इस बात को वाजे कर दिया था कि वो कोई ओहदा नहीं लेंगी, कम से कम हुकूमत में कोई ओहदा नहीं लेंगी। इस बात को उन्होंने पहले से वाजे किया था और वो उस पर मजबूती से जमी थी। और उनके साहबजादे जो अब वाइस प्रेसिडेंट हमारी पार्टी के हैं, उनका कुछ रुख ये था कि पार्टी को एक डेमोक्रेटिक आउटलुक और नुमायां करना चाहिए और वाजे करना चाहिए, और उस डेमोक्रेटिक आउटलुक में एक इंसान को अकेले लेकर नहीं चलेंगे। और वो ऐसे वक्त पर जबकि दूसरा जो मुखालिफ था उनका, वो कह रहा था कि मैं ही एक इस मौके पर और इस वक्त पर जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनका जवाब मैं ही दे सकता हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। अभी आप पिछले सेशन में मीडिया के ताल्लुक़ से यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, और हमारी जो सबसे बड़ी सबब हमारी नाकामयाबी का था वो मीडिया के ताल्लुक़ से कम्युनिकेशन में हमारी कमज़ोरी रही। मैं नहीं मानता हूँ कि और कोई बुनियादी तब्दीली अभी हमारे मुल्क और हमारे समाज में आई है। मैं मानता हूँ कि जो है ना कि देयर इज़ नो रीज़न टू रीथिंक द वैल्यू ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। कुछ लोग हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर सवालिया निशान लगाते हैं, बट मैं नहीं मानता हूँ कि अभी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई चेहरा निकल के उभर कर सामने आ सकता है जो 19-20 को तो छोड़िए, जो 1 या 2 या 3 नंबर भी तो 20 के मुताबिक ला सकता है। Does that not put Congress survival as a political party? Well, survival, yes, if the leadership that we have is unable to persuade 2019 में unable to persuade the population के that is not an issue. Issue is about freedom. Issue एक आज़ादी का है, इशू इज़्ज़त से ज़िंदगी जीने का है, इशू जो हिंदुस्तान का एक आइडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित और गांधी जी के वक्त से चला आ रहा है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को क्या हिंदुस्तान ने रिजेक्ट किया है, या जो इस वक्त इक़्तिदार में है वो गलत समझ बैठे हैं कि हिंदुस्तान ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। अब आप पाकिस्तान का ही मामला देख लीजिए। हमने बहुत कोशिश करी, और ये मेरी किताब में भी इस बात का जिक्र है। हमारे वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान आना चाहते थे। उनका एक ख़ास इमोशनल लिंक था पाकिस्तान के साथ, और यकीनन वो चाहते थे कि हमारे इस पूरे ख़त्ते में एक अच्छा माहौल हो, अमन का माहौल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ने नहीं देती थी। हम कोalition की हुकूमत में थे, और भारतीय जनता पार्टी का इसरार था कि वो आगे ना बढ़ें, ऐसा कुछ मैसेज ना दें, ऐसा कुछ पैगाम पाकिस्तान को ना दें कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और इसके बावजूद हुकूमत में आते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हाथ बढ़ाकर, और सिर्फ हाथ बढ़ाया नहीं बल्कि उसका बड़ा तमाशा भी किया हिंदुस्तान में कि देखिए हम पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। और कई ऐसे मौके आए जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया, इस बात को वाज़े किया, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन आज तक मेरा ये मानना है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, वो तो आपके वज़ीर आज़म ही बता सकते हैं कि दोनों की मुलाकात हुई। उन्होंने हमें तो, हमारे वज़ीर आज़म ने तो बताया नहीं क्या मुलाकात में बातचीत हुई। लेकिन यकीनन वो जो चाहते हैं वो पाकिस्तान दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इस पर मुझे बड़ा शुबहा है। और वो जो चाहते हैं वो उनको चाहना चाहिए, या पाकिस्तान ने जो उनसे तवक्को की है वो तवक्को जायज़ है नहीं जायज़ है, इस पर खुलकर गुफ्तगू अभी नहीं हुई, तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि सचमुच उनका इरादा क्या है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के अगर आप हालात देखेंगे तो यकीनन अगर हम ये समझ बैठे थे या आप समझ बैठे थे कि ताल्लुकात जल्द अच्छे हो जाएंगे, आज उसके आसार नहीं दिखते। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, जो क़ुर्बतें भी हैं, फासले भी हैं,
उसमें हम एक दूसरे के मुल्क की अंदरूनी दाखिली सियासत के बारे में बहुत कम जानते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया से हो, हमारे यहाँ आपके न्यूज़ चैनल नहीं देखे जाते, शायद आपके यहाँ हमारे न्यूज़ चैनल नहीं देखे जाते। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसकी तकदीर भी कुछ वैसी ही है। तो और वहाँ भी एक डायनेस्टिक और उस लीडरशिप का सवाल है। तो क्या आपको इस मुबासलत में कोई मानवियत दिखाई देती? ये आपने शुरुआत मीडिया से करी, आप हमारा मीडिया ले लीजिए, हम आपका मीडिया ले लें, शायद कहीं ना कहीं कोई मामला हल हो जाए। लेकिन मीडिया ने ये क्यों इरादा कर लिया कि हमको दोस्ती नहीं करने देगा, ये बात समझ में नहीं आती है। क्या उनके पास और कुछ बचा नहीं कहने के लिए? मेरा ये मानना है नहीं, मैं इशारा ये कर रहा था कि जो जिस तरह पीपल्स पार्टी को यहाँ उसी तरह कांग्रेस को नहीं, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन क्योंकि मीडिया से आपने शुरुआत की थी, इसलिए मैंने कहा कि मीडिया का यहाँ कितना दखल था या रोल था पीपल्स पार्टी की शिकस्त में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यकीनन हमारे यहाँ मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था और शायद अभी भी है। लेकिन हमारे यहाँ आप अगर देखें, बिहार के रिज़ल्ट्स देखें या राजस्थान में जो अभी लोकल बॉडी के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, गुजरात में लोकल बॉडी के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली के हमको कम से कम सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब वो हम 2019 में दोहरा सकते हैं पार्लियामेंट में कि नहीं, एक सवाल है, बड़ा सवालिया निशान है। अभी आसाम में इलेक्शन होगा। बुनियादी बात इस वक्त हमारे सामने ये है कि हम समझते थे कि पिछले 20 साल से और अगले 20-25 साल तक कोalition पॉलिटिक्स का ही माहौल हमारे मुल्क में रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कोalition से बढ़कर और अकेले भी हुकूमत बना सकते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे रिवाइवल में कोalition का कुछ ना कुछ एक अहम साथ रहेगा। अब कोalitions के लिए, कोalitions में दूसरी पार्टीज, सूबाई पार्टी हैं, वो कितनी तैयार होती हैं, हम कितना तैयार होते हैं। अभी भी मेरा यकीन अभी भी ये है कि जो जितनी पार्टियां इस वक्त हिंदुस्तान में हैं जो मुखालफत करती हैं भारतीय जनता पार्टी की और चाहेंगी उसकी मुखालफत करना, वो अभी भी मानती ये हैं कि कांग्रेस अगर नहीं रहेगी तो वो बिखर जाएंगी। बिहार में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, लेकिन जो रिज़ल्ट्स मिले उसमें हमको स्कोरिंग रेट बहुत अच्छा मिला। लेकिन सब लोग इस बात को मानते हैं कि दो तकरीबन एक दुश्मन एक दूसरे के एक साथ बैठे हुकूमत में, वो सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ, और कांग्रेस अगर ना हो तो कोalition पार्टी नहीं चल सकती। जैसे एक ज़माने में कांग्रेस की मुखालफत में कोalitions बना करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में कोalition बनेगी और उसमें कांग्रेस का एक यकीनन बहुत अहम रोल होगा। एक लीडरशिप की बात है, आपके राहुल गांधी हैं, हमारे यहाँ भी एक बिलावल हैं। आपने अपनी किताब जो मैंने पढ़ी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप राहुल गांधी के पोटेंशियल से काफ़ी यानी मोतरफ़ हैं आप उसकी सलाहियतों के। जी। क्या आप को लगता है कि वो एक नए किस्म के लीडर हैं, या ये कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ हिम इन द कमिंग डेज? आपको बहुत सच्चाई से इस बात को वाजे कर दूं कि उनके लिए जो चैलेंजेस हैं, वो एक उनका मंसूबा कि हम कांग्रेस पार्टी को डेमोक्रेटाइज करेंगे। जो लोग हावी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, जो कम्युनिटीज़ हावी रही हैं, उनसे हटकर और लोगों को मौका मिले कांग्रेस में, ये उनका मंसूबा है और इस पर वो लगातार जुटे हुए हैं। अब मुमकिन है कि जब एक रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होता है तो आपका जो बंधा हुआ वोट है वो कभी बिखरता है जी, और मुमकिन है कि नई चीज जब नई चीज़ आएगी तो उसको मोमेंटम पकड़ने में वक्त लगता है। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो बड़े कमिटेड हैं और वो मान के रहेंगे कि ये करा के रहेंगे कि हम कांग्रेस पार्टी में जो पुराने सिस्टम्स थे उनको हम बदलेंगे। दूसरा उनका ये मानना है कि इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में कि कांग्रेस को फिर से लेफ्ट की तरफ देखना होगा।
अच्छा। और मैं समझता हूँ कि शायद इंदिरा गांधी जी की सी इंस्पिरेशन से काफ़ी वो काम करते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग ये मानने लगे हैं कि अब हिंदुस्तान मार्केट फोर्सेस में पहुंच चुका है, मार्केट फोर्सेस से वापस लौट नहीं सकता। लेकिन जितना काम हमने पिछले 10 साल में, जैसे इसमें रूरल जॉब गारंटी स्कीम्स में किया, हेल्थ की फील्ड में किया, राइट टू एजुकेशन में किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन में किया, वो सारा काम सोशल वेलफेयर से ही जुड़ा हुआ है। और राहुल गांधी का कमिटमेंट सोशल वेलफेयर का है, जबकि उनके अपोनेंट्स का जो कमिटमेंट है वो जनरेशन ऑफ वेल्थ का है, जनरेशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो मुकाबला होगा तो मुझे यकीन है कि राहुल गांधी उभर कर सामने यकीनन एक नई जनरेशन के एक लेफ्ट विंग लीडर की समाज। बिल्कुल, यहाँ भी कुछ पीपल्स पार्टी का अक्स दिखाई देता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी बुनियादी जो स्ट्रेंथ थी वो स्लाइटली लेफ्ट ऑफ सेंटर और लोगों तक, यानी अवाम उस तरह है। अच्छा, हमारे यहाँ भी काफ़ी बात होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी की, कि उसके लिए क्या स्ट्रक्चर्स हों, किस तरह वो बनाई जाए, किस लेवल की है। अभी तक तो कोई बड़े अच्छे नताइज नहीं है। क्या आपकी कांग्रेस पार्टी, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, इज देयर सम काइंड ऑफ ए फॉर्मल स्ट्रक्चर के? उन्होंने शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी। अच्छा। और बहुत वजिद रहे, बावजूद उसके कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो तजुर्बेकार लोग हैं कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि इसको मत कीजिए, आपके हाथ से निकल जाएगी। यूथ कांग्रेस में हर लेवल पर उन्होंने इलेक्शंस कराए और उसके लिए इलेक्शन ऑफिसर्स तैनात किए गए, एक पूरा सिस्टम बना। लोगों को इजाज़त सिर्फ एक चंद हद तक पोस्टर्स लगाने की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो यूथ कांग्रेस का जलवा था वो जलवा इलेक्शन बाद नहीं रहा। अब ये बड़ी आयरनी की बात है कि एक तरफ सबको तवक्को है कि हम डेमोक्रेटाइज करें पार्टीज को, दूसरी तरफ पहली दफ़ा कांग्रेस में खुलकर इलेक्शन हुआ यूथ कांग्रेस में, और उसके वो नताइज हमको देखने को नहीं मिले जिसकी तवक्को हम लोग करते थे। तो हम में से बहुत लोगों ने उनसे कहा कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे ही बढ़ाने चाहिए। अगर एकदम से आप खोल देंगे तो एक सैलाब सा होगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और यकीनन हुआ यही कि जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने लाखों करोड़ों खर्च करके यूथ कांग्रेस के सारे पोजीशंस जो थी वो ले ली। लेकिन यूथ कांग्रेस में जो फाइटिंग स्पिरिट थी पहले ज़माने में वो नहीं। ये बड़ी अजीब आयरनी है। तो इसलिए कांग्रेस में ये तब्दीली जल्द हो जाएगी, शायद लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो ये एक लंबी जंग है, एक लंबी जंग है, वक्त लगेगा, होगा ज़रूर। इसलिए कि मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने बार बार इस चीज़ को आर्टिकुलेट किया है कि कांग्रेस को एक बार हमें टोटली डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना है। ये उनकी ज़िद है, उनकी ज़िद है। अक्सर वो आपसे अगर अलग बात करेंगे तो बात शुरू इससे करते हैं कि आखिर मैं यहाँ हूँ तो क्यों हूँ? इसलिए कि मेरे वालिदैन पॉलिटिक्स में थे इसलिए मैं हूँ? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे और औरों के लिए नहीं खुलेंगे? तो मैं मानता हूँ कि इसमें वो ऑनेस्ट हैं और सदाकत से वो ये करना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो हम कब चैलेंज पूरा कर पाएंगे ये देखने की बात है। ये बात मैं फिर कहूँ कि कितनी बदनसीबी है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अमीना सैयद यहाँ बैठी हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि हम 15 मिनट और आगे तक जाएंगे। आपका ताल्लुक़ यूपी से है जी, और यहाँ बैठे हुए बहुत से अफराद शायद अपनी यूपी से रिश्ते को महसूस करते हों और एक जज्बाती एक वो हो। आपने इससे पहले एक किताब भी लिखी 2014 में, मैं चाहूँगा कि उसका ज़रूर उस सिलसिले में आप बात कराएं। उस किताब का उन्वान है एट होम इन इंडिया द मुस्लिम सागा। ये इसमें क्या मतलब ये कि ये क्या कहा आपने इस किताब में? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है उस किताब को अगर आप देखें। मैंने वो किताब इसेंशली मैंने वो करीब 20-25 साल पहले लिखी थी, और 25 साल बाद जब
पिछले इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, तो उस किताब को मैंने फिर से देखा और ये दिल हुआ कि मैं उस किताब को फिर से लिखूं, लेकिन वक्त की कमी थी, तो इसलिए मैंने उसमें करीब 80 सफ़े नए लिखकर पुरानी किताब को ही अपडेट किया है। और 25 सालों में मुझे ये आपको ताज्जुब शायद हो कि 25 सालों में जो कुछ मैंने पहले लिखा था और जो मैंने अब लिखा है, उसमें किसी भी मसले पर तब्दीली बिल्कुल ये मानिए सिफ़र के बराबर हुई है। चाहे वो मुसलमानों के हालात पहले रहे थे, तक़सीम के बाद रहे थे, जिस ज़माने में मैंने पहले इस पर गौर किया तब की बात है या आज की बात है। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला अक्सर बन जाता है कि अलीगढ़ का किरदार क्या होगा। हमारे आइन में माइनॉरिटीज़ कैरेक्टर्स को अलग हुकूक मिले हैं, और अलीगढ़ क्या एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है कि नहीं। बार बार ऐसा लगता है कि हम गुफ्तगू में, अपनी अवामी गुफ्तगू में भूल जाते हैं कि माइनॉरिटी कैरेक्टर का ताल्लुक़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम से है। वो कोई किसी को कंसेशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम से उसका ताल्लुक़ है। जामिया अलीगढ़, अब दोनों पर आज फिर सवालिया निशान लगे हैं। उर्दू ज़बान पर कभी कभी सवालिया निशान लग जाते हैं, शायद वो फिर लग जाए। पर्सनल लॉ पर, हिंदुस्तान में पर्सनल लॉ की हिफाजत करने के लिए एक तहरीक चली थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। एक सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दफ़ा बहुत बड़े मुकदमे आए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इशारा किया था कि पर्सनल लॉ में तब्दीली होनी चाहिए, जो लोगों का मानना है कि नहीं हो सकती है। तो वो भी मसला वहीं का वहाँ है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया है। उसी के साथ साथ क्या हुकूक, माइनॉरिटी के हुकूक होने चाहिए एक जमहूरियत में, ये मसला बार बार उठा करता है। बाबरी मस्जिद का इशू फिर से उठाया जा रहा है। और जो मैंने अभी आपसे कहा आइडिया ऑफ इंडिया में हम लोग अक्सर ये तो कहा जा सकता है कि अपने अहद में कमज़ोर पड़ गए, इम्प्लीमेंट करने में कमज़ोर पड़ गए, लेकिन कभी सवालिया निशान हमारी जहनियत पर या सवालिया निशान हमारे कमिटमेंट पे नहीं लगाता। हमारी दुश्वारी और हमारी बदकिस्मती ये रही कि बहुत छोटी छोटी पार्टियों ने हम पे इल्ज़ाम लगाए। यूपी में मुलायम सिंह की पार्टी ने हम पे इल्ज़ाम लगाया, मायावती की पार्टी ने हम पे इल्ज़ाम लगाया, बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी ने हम पर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि हमने मुसलमानों को उनका हक़ नहीं दिया है। मैं ये मानता हूँ कि ये बात गलत थी। जमहूरियत में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स और अकोमोडेशंस होते रहते हैं, लेकिन आज वही सवाल सारे फिर से खड़े किए जा रहे हैं और ये खड़े किए जा रहे हैं इस नज़रिए से कि क्या हम बहुत दब कर हिंदुस्तान में कि हमने बहुत दब कर मुसलमानों को उनके हक़ से ज़्यादा दे दिया है और इसलिए अब ज़रूरत यह है कि इस बैलेंस को फिर से बनाया जाए। आज हम पर ये इल्ज़ाम लग रहा है। तो जब इलेक्शन में खुद हार के आया था और हमारी पार्टी हारी थी, तो किसी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस को फिर से अगर ज़िंदा करना है तो ये पहले वाजे करना होगा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी नहीं। लेकिन ये बात तो तय है ना कि जो पुराने इंतखाबात हुआ करते थे उनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद कांग्रेस की हिमायती थी। ये ऐसा जी, यकीनन हमारे साथ थी। अब लेकिन 2014 के इंतखाबात और 2009 में भी थी। अच्छा, 2009 में हम लोग जीत कर आए, तो उसमें भी बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद पहली बार 2009 में मुसलमानों ने हम पर भरोसा करते हुए और बड़ी तादाद में वोट डाला था 2009। क्या ये सही है कि यूपी में मुसलमानों का तनासुब आबादी में उससे ज़्यादा है जितना हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में? यूपी में 18% है, लेकिन वेस्ट बंगाल में 25% है। अच्छा। और असम में फिर 35% है। लेकिन तो सबसे ज़्यादा असम में है, उसके बाद बंगाल और फिर यूपी के बाद। अच्छा, तो 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 7% वोट मिले, जो कि समझ में आने वाली बात नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या मुसलमानों का रिश्ता कांग्रेस से? आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। और जब हमसे ये कहा गया कि आप मुसलमानों की पार्टी हैं, तो जवाब में मैंने यही कहा था कि हमें यूपी में 7% वोट मिला है।
और पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े ये हैं कि हमें हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में 33% मुसलमानों का वोट मिला है, और अगर आप यूपी के 18% का 33% निकालें तो वो 7 में से 6% हो जाता है। नहीं मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं, मैं मुझे इस तरह कहना चाहिए ये नहीं, मुझे ये लग रहा है कि क्या इसमें इन आदाद शुमार में इस बात का इशारा तो नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो कंजर्वेटिव ज़्यादा होते जा रहे हैं, ज़्यादा मज़हब की तरफ जा रहे हैं? कंजर्वेटिव नहीं हो रहे हैं मुसलमान, हाँ। लेकिन यकीनन उनको नए प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराए जा रहे हैं। जो स्टेट्स लेवल की पार्टीज़ हैं उनके पास अपना एक फिक्स वोट होता है, मुलायम सिंह के पास यादव बैकवर्ड वोट है, वो बैकवर्ड वोट दिखाकर मुसलमान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बीएसपी के पास दलित वोट है, वो दलित वोट दिखाकर मुसलमान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुसलमान पार्टीज़ खड़ी करने की कोशिश करी है। ओवैसी साहब ने बिहार में आके इलेक्शन लड़ा था, उनकी MIM पार्टी हैदराबाद से है, अब वो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक पीस पार्टी है, एक कुछ और जमातें हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी खड़ी की है, और वो हमेशा इलेक्शन के वक्त आकर सौदा करते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे साथ आएंगे और हमको इतनी वोट दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, इतनी सीटें दे दीजिए। तो वो एक और उसमें हमारे लिए मसला ये है कि कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो हम पे इल्ज़ाम लगता है कि देखिए फ़िरका परस्त पार्टी है, और हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं तो वो फिर हमारी जड़ खोदने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त क्राइसिस हमारे मुल्क में, क्राइसिस एक तरफ जनरल लिबरलिज्म का है और दूसरी तरफ हमारे मुसलमानों के मुस्तकबिल का है कि वो अपने मुस्तकबिल को ज़िंदा रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, कि वो छोटे छोटे पार्टीज़ में बंटकर और वही हाल देखना चाहते हैं जो 2014 में हुआ, और उसको किस शक्ल में हमें आगे देखने को मिलेगा ये वक्त बताएगा। अभी मैं समझता हूँ कि क्राइसिस का एक पहला ही मोड़ है, आगे कहाँ पहुँचेंगे अभी कहना मुश्किल है। गुफ्तगू तो इस किताब के बारे में हो रही थी, द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, और मैंने कहा कि मैं बहुत मुतासिर हुआ इस किताब को पढ़कर, जो आपकी ग्रास्प है और जो आपका एक लिटरेरी फ्लेवर है। इसमें तो हवाले हैं शेक्सपियर के भी और E.M. फॉस्टर की कोटेशन भी और फलां भी। तो मुझे फिर ये हैरत नहीं हुई जब मुझे ये मालूम हुआ कि आपने एक ड्रामा भी लिखा, सन्स ऑफ बाबर जी। तो ये जो है ये हैरानी की बात होगी कि हमारे जो सफ़े अव्वल के जो पॉलिटिशियंस हों वो इस किस्म की सेरिब्रल इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ रखते हों। तो इस ये बहुत बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है जब आप इलेक्शन में जाते हैं। तो ये है। अच्छा, मुझे पहली दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ा था, मेरे वालिद सीट छोड़कर गए थे, वो गवर्नर बन गए थे, और मुझे पहली दफ़ा इलेक्शन में इंट्रोड्यूस एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने किया था कि ये देखिए ये नए आए हैं सलमान खुर्शीद, ज़रा मिलिए इनसे, ये पढ़े लिखे हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो वो बात मैं भूला नहीं हूँ, और कभी कभी इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आते हैं उससे ये मुझे इस बात को फिर से याद दिला दिया। और मेरे ख्याल में ये बात बता देनी चाहिए, आप में से बेशतर को शायद मालूम हो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो सदर भी रह चुके हैं हिंदुस्तान के, सलमान खुर्शीद साहब उनके नवासी हैं, और हमारे यहाँ डॉक्टर महमूद हुसैन जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाई थे, जब पाकिस्तान बना तो वो यहाँ आए थे, वज़ीर तालीम भी बने, वो हिस्टोरियन थे, कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। अच्छा, अब मसला ये है कि 7 मिनट बचे हैं और ये नामुनासिब होगा कि यहाँ इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कोई सवाल वो ना करें, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज इतने बहुत से हाथ उठेंगे, बहुत से कहने चाहेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो आपको सवाल पूछने वाला अच्छा लगे या जिसको लगे आप उसको इजाज़त दे दें। मैं ये काम नहीं करता। बताइए भाई, माइक लाएं और बताएं। पहले एक साहब यहाँ से पूछ लें, फिर इधर से पूछ लें, और कोशिश करें कि ख़वातीन को भी मौका मिले, इसलिए ये सही। अच्छा, और मैं ये बता दूं कि आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई, क्योंकि मेरा खुद ह्यूमन राइट्स
कमीशन से बड़ा ताल्लुक़ है ह्यूमन राइट्स से कि डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ सलमान खुर्शीद साहब की जो तहरीक रही है और जो उनके ख़यालात रहे हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग है। जी तो फॉरेन मिनिस्टर साहब, मैं करंट सिचुएशन पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी मोदी साहब आए, एंड आई वुड फ्रैंकली लाइक टू सी in a short period, long term, open borders between India and Pakistan, and we'll have friendship. मगर reality ये है कि there's a lot of geopolitics in our region. जिस तरह अभी मोदी साहब आए यहाँ पे लाहौर, वो पहले रशिया से कोई about $7-8 billion की उन्होंने डील साइन की, then he went to वक्त की कमी है, मुख्तसर Afghanistan, करने, please. and he opened the parliament built by India. America is wooing India in the nuclear program. So with all these attractions for India, what is the incentive for India to make peace with Pakistan when for 70 years we haven't had peace? Why wouldn't India want to push this out another 10 years or even 20 years? देखिए, सच्चाई ये है कि मसला ये है कि यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन पर मैं कुछ कहता हूँ तो अर्नब शाम को मेरी मजम्मत शुरू कर देते हैं, लेकिन बहरहाल अब आया हूँ तो जो सच्चाई है वो कहनी पड़ेगी। हमारी इज़्ज़त और आपकी इज़्ज़त, दोनों मुल्कों की इज़्ज़त दुनिया में तब जब होगी जब हमारे बीच में अमन होगा। हम आपसे आगे कहीं बढ़ जाएं, आप हमसे आगे कहीं बढ़ जाएं, लेकिन लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे मुल्क इस दुनिया में जब तक हम ये ना दिखाएं कि हम अपने मसले हल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट है, हमें ये नहीं मालूम कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हमारी डेवलपमेंट कितनी होती। और जीडीपी, हम तो इस बात का हिसाब लगाते हैं कि अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर बदल देंगे तो हमारा जीडीपी 2 फिगर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो आपका और हमारा दोनों का जीडीपी कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसलिए जो भी हमसे दोस्ती की कोशिश करे और आपसे दोस्ती की कोशिश करे, उसमें आप में दिलचस्पी एक वजह से है, हम में दिलचस्पी एक और वजह से। हम में दिलचस्पी हमारी मार्केट की वजह से, सच्चाई है। हमें ये मानना चाहिए कि हम में और कोई दिलचस्पी किसी को नहीं है, हमारी मार्केट की वजह से दिलचस्पी। और अगर हमारी मार्केट में दिलचस्पी है, उस मार्केट को हम तब डेवलप कर पाएंगे जब हम पैसा जो आज फ़ौज पर खर्च करते हैं और आप फ़ौज पर खर्च करते हैं उसको कम कर लें। फ़ौज रहनी पड़ेगी आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी। तो फ़ौज को अगर ये ख़तरा हो कि सारा पैसा विड्रॉ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज के ज़माने में फ़ौज की ज़रूरत होती है। अगर डिज़ास्टर भी हो जाता है कोई, तो उसके लिए भी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी और फिर दुनिया के निज़ाम में फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी जब हम पीस के लिए हमको कंट्रीब्यूशन करना होगा। लेकिन आपके और हमारे लिए ये बदकिस्मती है, बदकिस्मती हमारी है कि हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जिसका अब हमारे और आपके मुस्तक़बिल में कोई मकाम नहीं है। बॉर्डर्स हमने ज़बरदस्ती बना रखे हैं, जब पूरी दुनिया बॉर्डर्स ख़त्म कर रही है तो हम काहे बॉर्डर्स बनाए बैठे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। अब इस साइड की बारी यहाँ दे दें, खातून भी हैं और इस तरफ भी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सामिया तौकीर है और मैं आपसे ये पता करना चाहती हूँ कि आपने भी मेंशन किया था यूथ इलेक्शंस का कांग्रेस में, तो वर दीज द फर्स्ट पार्टी इलेक्शंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और हैव यू बीन हैविंग दीज पार्टी? हमारे यहाँ इलेक्शंस कम होते हैं सब पार्टियों में, सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है। कंसेंसस हुआ करता है, ये माना जाता है कि सब लोग मिल बैठकर और एक फहरिस्त बना लें और उसमें सब लोगों को इंक्लूड कर लें, और कोशिश यही होती है कि उसमें हर एक को मौका मिले। उसके बाद ये हुआ कि हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुआ कि 33% हमें रिजर्वेशंस देने हैं ख़वातीन को। गवर्नमेंट में भी हुआ, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनमें, और पार्टी में भी हुआ। और उसके बाद फिर बैकवर्ड्स को, दलित्स को और माइनॉरिटीज़ को भी 15% अलग से
उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। तो वो हम लोग आपस में कंसेंसस करके ये चीज़ करते रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ जिसमें मोहतरम राहुल गांधी साहब की कोशिश रही, वो यकीनन एक बिल्कुल ओपन इलेक्शन था, जिसमें नॉमिनेशंस भरे जाते हैं, फिर उसके बाद तकरीरें होती हैं, लोग कन्विंस किए जाते हैं और फिर फाइनली वोट होता है। और अगला कब होगा इलेक्शन आपकी अपनी पार्टी का? हमारी अपनी पार्टी का अब इलेक्शन कभी भी हो सकता है। मेंबरशिप चल रही है। बस 2 सवाल हो गए। मेंबरशिप चल रही है और इलेक्शन कभी भी हो सकता अच्छा, है, आप किसी वक्त में भी। इधर यहाँ दे दिए पहले, अब इसकी बारी आप, और उसके बाद मेरे ख्याल में आखिरी सवाल। आई डोंट थिंक वी हैव टाइम फॉर मोर देन 2 जी सलमान साहब, हमने बहुत तफसील से आपसे सुना कि कांग्रेस के क्या फेलियर्स रहे और कांग्रेस के अंदर की वर्किंग में क्या क्या रहा। ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे कि बीजेपी क्यों जीती? क्या इसलिए तो नहीं कि वो वाक़तन जनता की पार्टी है जहां में एक चाय बनाने वाला भी लीडर बन सकता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे? देखिए, अब मुझे कहना नहीं चाहिए वो चाय पिलाने वाले थे कि नहीं, इसमें कुछ डाउट नहीं, कुछ डाउट है। लेकिन ज़मीन के लोग आगे आ सकें, ऐसा ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है। ज़मीन के कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ज़मीन के लोग हैं जो ऊपर तक गए हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आला नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस तो एक ज़मीन की मैस पार्टी थी, बल्कि बहुत दिन तक हमारे यहाँ ये बहस रही कि हम एक पार्टी हैं कि मूवमेंट है, कि हम लोग काडर बेस्ड होने चाहिए जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, या हम मैस बेस्ड पार्टी हैं। तो अभी भी हम एक हाइब्रिड हैं। हमारा काडर है कि नहीं, हम एक मैस पार्टी है कि नहीं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर आप मैस पार्टी बने नहीं रह सकते हैं। नहीं, वही कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी क्यों जीती है, ये बात बीजेपी की अगली दफ़ा हारने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो नहीं, लेकिन दिल्ली और लेकिन जैसे मैंने कहा था, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन लड़ा। हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा करने को तैयार नहीं थे, हम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हम एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा। और जिसका उनको फायदा हुआ इलेक्शन में, वही उनके लिए एक मुसीबत बन रही है अब एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस बात का फायदा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जी, किताब के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगा। आपने अपना? मसूद अहमद मेरा नाम है, यहाँ पर मैं एक इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी। द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो मुझे दिलचस्पी इससे है कि ये नाम की क्या अहमियत है, क्योंकि जैसे आपने बताया आपकी शिकस्त जो कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके हवाले से किताब लिखी। मैं बताऊँ क्या, मैंने नाम पहले सोचा था स्लाइड डाउन द माउंटेन, कि हम लोग वहाँ ऊपर तक पहुँचे थे और उसके बाद वहाँ से फिर फिसलते हुए नीचे आ गए। लेकिन मेरे पब्लिशर ने कहा कि बहुत पेसिमिस्टिक साउंड करता है, कुछ और कहिए। तो अब मैंने कहा कि क्लाइम अप द माउंटेन अगेन तो अभी बहुत जल्द होगा, लेकिन मैं लोगों को थोड़ा सा इसी में दिलचस्पी दूं कि हमने ऊपर पहुंच के कुछ देखा है दूसरी तरफ, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब। थैंक यू। बहुत आपसे उन्हें और तमाम ऑडियंस की तरफ से आप, और आपका बहुत शुक्रिया साहब।